दोस्तों नमस्कार। जब देश के प्रधानमंत्री सरकार के फेलियर को अपनी 9 साल के कार्यकाल की असफलताओं को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करने की कोशिश करे तो मौजूदा दौर में इस देश की जनता कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होने के बावजूद, गोदी मीडिया होने के बावजूद इतनी समझदार जरूर हो गई है कि एक तरफ इस देश की 60%, लगभग 60% आबादी 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर अपने जीवन यापन को अगले 5 सालों के लिए और सरकारी रहमो करम पर रखेगी। वहीं दूसरी तरफ इस देश के कॉरपोरेट घराने, सत्ता के बेहद करीबी कॉरपोरेट घराने अपनी संपत्ति को 39,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर एक दौर में 10 लाख करोड़ की सीमा के पार ले जाने की भी कोशिशों में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। सत्ता कई बार ऐसे काम करती है जिससे सत्ता का अट्टहास अपने आप चूर होना शुरू होता है। सत्ता की कमियों को सत्ता ही कई बार उजागर करती रही है और सत्ता की कमियों को सत्ता के द्वारा उजागर करने का शानदार नमूना एक ऐसे दौर में आप देख रहे हैं जिस दौर में बहुत ही नादानी के साथ या अट्टहास के साथ किस शब्द का इस्तेमाल किया जाए ये अलग अलग लोगों के ऊपर निर्भर भले करे, लेकिन सत्ता ये दम्भ भरने की स्थिति में हो कि इस देश की लगभग 60% आबादी 140 करोड़ के देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर चलने लायक स्थिति में आ गए हों और उसी देश में चाहे फसल बीमा करने वाली कंपनियां हो, चाहे इस देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लूट कर भागने वाले लोग हों, चाहे इस देश में कॉरपोरेट के क्रोनी कैपिटलिज्म के हाथ में पूरी संपत्ति जो जाती हुई दिख रही हो उसके पक्ष में तर्क देने वाले और यहाँ तक कि संविधान बदलने की बात करने वाले इस तरह के तथाकथित अर्थशास्त्री हो, सबको जब सत्ता का संरक्षण मिल रहा है तो सत्ता के संरक्षण के दौर में सत्ता ने हिंदुस्तान के आम आदमी को दिया क्या है, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। 9 साल की परिस्थितियों पर गौर करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने के फीस 12 गुना तक बढ़ गई है। 12 गुना फीस बढ़ने का मतलब हुआ कि पीएचडी के 1 साल के दरमियान जितनी फीस आप देते थे अब उतनी फीस 1 महीने में देनी होगी। अब जरा किसानों की समस्या पर आ जाए। छात्रों के मामले में छोटा सा उदाहरण भर दिया है, फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन पहले किसानों की बात ही कर लेते हैं। फसल बीमा के प्रीमियम के नाम पर कितना बड़ा खेल इस देश में चल रहा है ये आप लोगों को बताना उस दौर में लाजिमी हो जाता है जिस दौर में सत्ता अमृतकाल जैसे शब्दों का उपयोग देश की मौजूदा परिस्थिति के लिए करती है। इस देश की सबसे बड़ी स्याह सच्चाई ये है कि 2016-17 से लेकर 2022-23 के वित्तीय वर्ष पर आप गौर करें तो प्रीमियम कंपनियों, बीमा करने वाली कंपनियों ने प्रीमियम के तौर पर जितने रुपए वसूले और जितने रुपए फसल बीमा के तौर पर किसानों को दिए उनमें 57,000 करोड़ का अंतर है। यानी जितनी रकम किसानों से वसूली गई उससे 57,000 करोड़ रुपए कम पैसे प्रीमियम के तौर पर इस देश में किसानों को पिछले 7 वर्षों में मिले हैं। और इस आंकड़े को थोड़ा और स्पष्ट करते हुए 1-2 उदाहरण के साथ यदि स्पष्ट किया जाए तो आपके सामने ज्यादा भयावह तस्वीर नजर आती है। मामला बुंदेलखंड का है। इसी 16-17 से 22-23 के बीच के एक वित्तीय वर्ष का है। 83 करोड़ रुपए बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के इलाके वाले बुंदेलखंड के 6 या 7 जिलों से 83 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने प्रीमियम के तौर पर वसूले और दिए कितने? 7 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में तो किसी को 2.5 रुपए, तो किसी को 2 रुपए, तो किसी को 1.5 रुपए, इस तरह के चेक मिले बीमा कंपनियों से फसल बीमा के प्रीमियम के तौर पर। यानी हिंदुस्तान के आम आदमी की हैसियत, सत्ता को बनाने और बिगाड़ने का खेल करने वाले, इस देश में लोकशाही की पूरी ताकत को अपने हाथ में रखने वाली वी द पीपल ऑफ इंडिया की हैसियत, हम भारत के लोग की हैसियत सिर्फ यही रह गई है कि 12 महीने की पीएचडी की फीस के बराबर फीस वो 1 महीने में सरकारी यूनिवर्सिटी में दे। और किसान, नौजवान की स्थिति तो मैंने बता दी आपको। किसान की स्थिति यह है कि इस देश में वो 1.5 रुपए और 2.5 रुपए का चेक बीमा के प्रीमियम के तौर पर हासिल करे। और ये परिस्थितियां जब इस देश में है कि चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित, आदिवासी और पिछड़ा हो, सत्ता हर मामले में अपनी असफलता की इबारत को अपनी सफलता की चाशनी में लपेटकर इस ढंग से पेश कर रही है
जिस ढंग से मौजूदा दौर में गोदी मीडिया के चंपू उसे आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं करते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का नाम दिया जाता है, तो जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ढिढोरा पीटा ही जाता है तो मौजूदा दौर में मौजूदा प्रधानमंत्री के सत्ता में रहते हुए अमीर कल्याण योजना या अडानी कल्याण योजना का जिक्र क्यों नहीं किया जाता, जिसमें अडानी की संपत्ति कई गुना बढ़कर 39,000 करोड़ से सीधे एक दौर में 10 लाख करोड़ को पार कर जाती है और गिरावट के बावजूद 4 लाख करोड़ से ऊपर होती है। तो सत्ता को कहीं ना कहीं इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि गरीब कल्याण योजना के तहत तेंदुलकर कमेटी के मानकों के दौर में, रंगराजन कमेटी के मानकों के दौर में जब इस देश में गरीबी घटने के दावे किए गए तो तर्क भी दिए गए। आज इस देश में सत्ता ये कहती है कि 13 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो जिस देश में 13 करोड़ लोग मौजूदा दौर में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या ये तो नहीं निकलता कि 80 करोड़ जिन्हें 5 किलो राशन मिल रही है और 13 करोड़ और इस देश में 93 करोड़ लोग गरीबी की स्थिति में थे, और 93 करोड़ लोग अगर गरीबी की स्थिति में थे तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जरा भारत की अर्थव्यवस्था को परत दर परत साधारण शब्दों में इसे टटोलने की कोशिश करें तो कई चीजें साफ हो जाती है। पहली चीज, पहला महत्वपूर्ण बिंदु कि इस देश की अर्थव्यवस्था को, आम आदमी को पैसे तक, रोजगार तक पहुंचाने का सबसे बड़ा क्रेडिट किसी को जाता है तो इस देश के अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र को जाता है। वो असंगठित क्षेत्र जो इस देश में 85-90% रोजगार पैदा करता है, उस असंगठित क्षेत्र की कमर कैसे तोड़ी गई? पहले जीएसटी को बेतरतीब तरीके से लागू कर, उसकी कमर तोड़ने का सबसे बड़ा अभियान कब चलाया गया? जब डिमोनेटाइजेशन के नाम पर इस देश के पूरे हिस्से से 87% करेंसी नोट को सीधे सीधे आम आदमी की जेब से निकालकर बैंकिंग सिस्टम के हवाले कर दिया गया। और जब करेंसी नोटों का मार्केट में फ्लो करना जब सीधे सीधे बंद हो जाता है, फिर उस देश में कौन सा असंगठित क्षेत्र और कौन सा संगठित क्षेत्र, फिर उसके बाद जो जमात बचती है वो जमात सिर्फ यही बचती है कि 5 किलो राशन के लिए लाइन में लागो और जागो हिंदू जागो का नारा भी लगाते रहो। हिंदू जगाओ और सबको 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगाओ, पढ़ाई लिखाई को महंगा करो और इसके साथ साथ सबको मंदिर के लिए घंटा बजाने की एक पूरी पीढ़ी तैयार करो। दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसे सत्ता के पिट्ठू मौजूदा दौर में कह रहे हैं, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी की एक सबसे स्याह तस्वीर यही है कि एक तरफ इस देश की 60% से ज्यादा आबादी मुफलिसी में जी रही है, वहीं दूसरी तरफ इस देश के चंद पूंजीपति उस दौर में जी रहे हैं जिसकी कल्पना संभवतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दौर में भी लोगों ने नहीं की होगी। लेकिन जिस देश में संविधान की प्रस्तावना ने इस देश को पूंजीवादी नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द का इस्तेमाल किया, तो धर्मनिरपेक्षता किधर गई, समाजवाद किधर गया? इन दोनों शब्दों को मौजूदा समय की परिस्थितियों की कसौटी पर कसने की कोशिश करें तो समाजवाद वही नजर आता है कि इस देश में आय का वितरण इतना असमान हो चला है कि हर इलाके से, इस देश का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां से गरीबी और मुफलिसी की तस्वीरें दिखाई नहीं देती हो, कुपोषण और स्टंटेड ग्रोथ का मामला सामने नहीं आता हो। यहां तक कि जिस गुजरात मॉडल को सेल करके, जिसकी ब्रांडिंग करके 2014 में अच्छे दिन का वादा किया गया था, उस अच्छे दिनों की शुरुआत जब भी हुई 26 मई 2014 को, लेकिन उस अच्छे दिनों की जरा इस वानगी पर आप नजर डालें तो साफ साफ दिखाई दे देता है कि उन अच्छे दिनों में इस देश के आम आदमी को मिला क्या? आज तक 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं हुआ। सरकारी कर्मचारी अपनी सामाजिक सुरक्षा योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे हैं। नौजवानों को भर्ती के नाम पर 4 साल के अग्निवीर जैसी, इस देश की सेना में 4 साल के अग्निवीर जैसी वैकेंसियां मिली। और तो और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को डुबोने का जो क्रम शुरू हुआ, क्या बीएसएनएल, क्या दूसरी कंपनियां, सबको कहीं ना कहीं बर्बाद करने का जो कुचक्र जो लंबे समय से चलाने की कोशिश हो रही थी, उसे इन्हीं 9 सालों के दरमियान ऐसी गति मिली कि 4G के दौर में, जब 4G का लाइसेंस शुरुआती दौर में बीएसएनएल को नहीं दिया गया तो जियो के नाम से एक बाजार खड़ा हो गया।
BSNL समेत दूसरी प्राइवेट कंपनियों को 4G का लाइसेंस देने में देरी की गई। आज 5G की बातें की जा रही है और 5G के इस दौर में जरा इस देश में 5G की स्थितियों पर गौर करें तो जब 4G फोन आपके हाथ में नहीं चल रहा हो और उस देश में जनधन, आधार, मोबाइल, जैम की बातें की गई और जैम की बातों के बाद जरा जनधन अकाउंट में पड़े हुए खातों में पैसों की बात करें तो पैसों की स्थिति यह है कि जिन बैंकों में जनधन अकाउंट खोले गए उनके लिए उन खातों को चला पाना कितना मुश्किल हो रहा है, ये जरा बैंक कर्मचारियों से और किसी ब्रांच मैनेजर से, अपने नज़दीकी ब्रांच मैनेजर से आप जाकर के इसकी तस्दीक कर सकते हैं। खातों में पैसा तभी आएगा जब इस देश के आम आदमी की क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर में वृद्धि होगी। खातों में पैसा तभी आएगा जब लोगों के पास रोजगार की उपलब्धता होगी और खातों में पैसा तभी आएगा जब इस देश की आर्थिक सेहत उस अंदाज में सुधरेगी जिस अंदाज में आय का इक्विटेबल यानी समान वितरण की दिशा में एक मजबूत पहल होती हुई दिखाई दे। लेकिन आय का वितरण तो इतना असमान दिखाई देता है कि हिंदुस्तान की GDP 2/3 के करीब इस देश के चंद ऐसे राज्यों के चंद ऐसे टापुओं पर सिमट गई जिन टापुओं पर क्रोनी कैपिटलिज्म का बहुत ही भौंडा और बेशर्मी भरा प्रदर्शन देखने को मिलता है। आज इस देश में MSME सेक्टर की स्थिति क्या है, मीडियम, स्मॉल और माइक्रो इंडस्ट्री की क्या स्थिति हो गई, वो कहने की जरूरत उस दौर में नहीं है जिस दौर में भुजिया बनाने का काम भी कॉरपोरेट कर रहे हैं, जिस दौर में मिक्सचर बेचने का काम भी कॉरपोरेट कर रहे हैं, जिस दौर में छोटे और असंगठित क्षेत्र के रोजगार की बात होती है, उस दौर में आलू, प्याज से लेकर टमाटर और गोभी बेचने का काम भी मार्ट और छोटे छोटे मॉल बनाकर इस देश के कॉरपोरेट कर रहे हैं। किसानों की फसल को कॉरपोरेट के हवाले करने की जो 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के माध्यम से जो साजिश रची गई, उस साजिश का अंततः जब किसानों ने पर्दाफाश किया, सरकार पीछे हटने पर मजबूर हुई। उस दौर में लोगों ने यह भी देखा कि हिमाचल में सेब उगाने वाले बागवानों की क्या दुर्दशा हो गई। उस दौर में लोगों ने यह भी देखा कि MSP को लेकर जो सवाल उठाए गए वो आज तक अनसुलझे हुए क्यों हैं और उन सवालों को अनसुलझा रखने के पीछे नियत क्या है, ये इस देश के किसान समझ चुके हैं। कहीं इस देश का किसान और पशुपालक दूध सड़कों पर बहाता है, कहीं इस देश का किसान और पशुपालक इस देश में ने ये भी देखा है कि टमाटर को भी सड़कों पर फेंका गया, प्याज को सड़कों पर फेंका गया। और गोदी मीडिया आपको दिखाता क्या रहा? गोदी मीडिया आपको ये दिखाता रहा कि पाकिस्तान में टमाटर की किल्लत हो गई है। अरे हिंदुस्तान के टमाटर के उत्पादकों को क्या मिला, ये दिखाने की कोशिश और जहमत कभी गोदी मीडिया ना तो उठा सकता था ना उसने उठाया। छात्रों की स्थिति की हमने चर्चा की, महिलाओं की स्थिति की बात देखिए। महिलाओं की स्थिति इस देश में यह है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे के बीच सत्ता इस कदर निरंकुश हो चली है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के ऊपर देश का नाम रोशन करने वाली बेटियां, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में मेडल लाने वाली बेटियां एक FIR कराने के लिए, व्यभिचार के आरोपों से जुड़े हुए मामले पर FIR दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा, जंतर मंतर पर उन्हें बैठना पड़ा। लेकिन सब कुछ जायज है क्योंकि इसी अमृतकाल की तो शायद इस देश के लोगों ने कल्पना की थी। इसी अमृतकाल के सहारे इस देश की व्यवस्था को एक ऐसे माहौल में ले जाने के लिए विवश किया गया था जिसमें न तो आरक्षण की प्रक्रिया का पालन ढंग से होगा, न ही यूनिवर्सिटीज की स्थिति सुधारी जाएगी, न ही इस देश में यूनिवर्सिटीज की फीस को रैशनल यानी विवेकशील बनाया जाएगा, और न ही इस देश के किसानों के साथ न्याय होगा। आदिवासियों के लिए 1996 में बना पेशा कानून 18-20 साल से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सत्ता में है, वो ढंग से क्यों नहीं लागू कर पाई? सत्ता के पास इसका कोई जवाब नहीं है। सत्ता के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि OBC होने की वजह से देश के प्रधानमंत्री के शब्दों में प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। कर्नाटक के चुनाव में आपने यह भी देखा कि 91 या 90 बार गालियां दी गई प्रधानमंत्री को। यह गिनती इस देश के प्रधानमंत्री को याद थी कि विपक्ष ने उन्हें 90 या 91 बार कथित तौर पर उनके शब्दों में कहें तो गालियां दी। तो आज की तारीख में 90 गालियों और 91 गालियों का रिकॉर्ड रखने वाले देश के प्रधानमंत्री से यदि ये पूछा जाए कि किसान आंदोलन के दरमियान कितने किसान मरे, लखीमपुर खीरी में किसानों पर थार चढ़ाने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं है?
जो गृह राज्य मंत्री हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई? सत्ता ने अब तक सजा क्यों नहीं दिलवाई? सवाल ये उठता है। सवाल ये भी उठता है कि मंदसौर में जो किसानों पर गोली कांड हुआ, उसके बाद उन किसको न्याय मिला, किसको नहीं मिला, और किसानों को अब तक वहां क्या मिला? और सवाल ये भी उठता है इस दौर में कि जो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर स्टेट के कॉन्सेप्ट को खत्म कर एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात कही गई कि इस देश के सभी इलाकों का समान रूप से विकास होगा, उस समान रूप से विकास की प्रक्रिया को सत्ता ने इस दौर में कहां आगे बढ़ाया, और एक ऐसे दौर में आगे बढ़ाया जहां आप सब कुछ देख रहे हैं कि आर्थिक गतिविधियों का केंद्र अब मुंबई से हटाकर अहमदाबाद धीरे धीरे लाने की कवायद इस कदर पहुंच चुकी है कि गिफ्ट सिटी भी गुजरात में बनेगी। गिफ्ट सिटी को तमाम तरह की टैक्स में छूट भी दी जाएगी, और जो कुछ भी बनेगा उसका एक एंगल कहीं ना कहीं गुजरात होगा। ताजा उदाहरण विश्व कप क्रिकेट का है। विश्व कप का उद्घाटन मैच भी अहमदाबाद में, विश्व कप का सबसे पॉपुलर मैच भारत बनाम पाकिस्तान वो भी अहमदाबाद में, और विश्व कप का फाइनल मैच भी अहमदाबाद में। अहमदाबाद को हिंदुस्तान समझ लेना, गुजरात को हिंदुस्तान समझ लेना, और उस गुजरात के उस इलाकों में जहां लोग पानी के लिए तरसते हैं, उस इलाके में जहां विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंची, उस इलाके में जो कॉरपोरेट की पूंजी के दम पर संचालित इलाका नहीं है, वहां की व्यवस्था को संचालित करने के लिए जब 12.5 साल के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस व्यवस्था से निजात नहीं दिला पाए, तो आज के दौर में क्या गुजरात, क्या झारखंड, क्या मणिपुर, चाहे मणिपुर जले या मराठा आरक्षण की आग में महाराष्ट्र जले, चाहे नूह और मेवात जले, चाहे इस देश में सामाजिक तौर पर और वंचना के तौर पर इस देश में अलग अलग सामाजिक खाई बढ़ती हुई चली जाए, उस दौर में सत्ता से सिर्फ यही उम्मीद की जाती है कि सत्ता का राशन पूरी ईमानदारी के साथ 5 किलो के पैकेट में आम लोगों तक पहुंचता रहे। और इस सार्वजनिक स्वीकारोक्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से भट्ठा बैठा, जरा उसकी भी एक मिसाल देख लीजिए। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का भट्टा बैठता है। गरीबों की संख्या बढ़ती चली जाती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 18% विधानसभा सीटें 2022 के चुनाव में निकल जाती है। गरीबी और कुपोषण के आंकड़े वहां के भी सामने आए थे। ईडी कर्नाटक पहुंचती है, कर्नाटक की सत्ता हाथ से निकल जाती है। ईडी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी पहुंचने की बात होती है, छत्तीसगढ़ की सत्ता आती नहीं दिखती, और महाराष्ट्र की सत्ता बरकरार रहती नहीं दिखती। और ईडी वैभव गहलोत तक भी पहुंचती है, तो वैभव गहलोत तक ईडी के पहुंचने की तपिश यहां तक दिखाई देती है कि उसी दौर में ईडी से पीड़ित एक और राजनीतिक परिवार जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित है, उस परिवार की सबसे बड़ी राजनीतिक सदस्य वसुंधरा राजे राजनीति से संन्यास की बातें करते हुए नजर आती है। और ईडी कुछ ऐसे राज्यों में भी पहुंची जहां भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का तोड़फोड़ संवैधानिक या असंवैधानिक या गैर संवैधानिक किसी भी तरीके से करने की कोशिश की। कहीं सफलता मिली तो कहीं न्यायिक तौर पर सफलता पर ग्रहण लगाया गया। अब हर मामले को लेकर, सत्ता से जुड़े हुए हर मामले को लेकर, सत्ता की कोशिशों से जुड़े हुए हर मामले को लेकर अगर सर्वोच्च न्यायालय को संविधान पीठ बनाने की नौबत आ जाए, उसे सुनवाई करने की नौबत आ जाए, आधार के मामले में राइट टू प्राइवेसी का पालन हुआ या नहीं हुआ, संविधान पीठ तय करेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला संविधान पीठ तय करेगी। इसके साथ साथ धारा 370 का मामला, 5 अगस्त 2019 की एक्सरसाइज का मामला संविधान पीठ तय करेगी। महाराष्ट्र का मामला संविधान पीठ तय करेगी। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून से हो रहे छेड़छाड़ का मामला, यह भी संविधान पीठ तय करेगी। तो क्या इस देश को संविधान पीठ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को हर मामले में उसका कीमती समय जाया करने के लिए क्या मौजूदा दौर में सत्ता का चुनाव किया गया था? सत्ता का चुनाव इस देश की आर्थिक स्थिति, आम लोगों की सेहत, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मानव विकास सूचकांक के पैरामीटर्स पर इस देश के आम लोगों की बढ़ती सेहत को और उत्तरोत्तर रूप से बेहतर बनाने के लिए किया गया। दुनिया के हर लोकतंत्र में यही होता है। लेकिन मौजूदा दौर में आपकी सेहत बढ़े ना बढ़े, महिला पहलवानों को न्याय मिले ना मिले, 4 साल नौकरी परमानेंट हो या ना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में 10 लाख वैकेंसी भले ही खाली रह जाए, रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी बहाली के 3 साल बाद तक ना भरी जाए, बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर पहुंचती चली जाए,
5 दशकों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की स्थिति देश में बन जाए, लेकिन अमृतकाल है। अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार के कई मामले सामने आ जाए, लेकिन अमृतकाल है। मणिपुर जलता रहे, पूरी दुनिया में मणिपुर को लेकर भारत की किरकिरी हो जाए, लेकिन अमृतकाल है। महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकारों में तोड़फोड़ हो, राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ हो और मराठा आरक्षण के आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र में पूरी तरह से अशांति की स्थिति हो, लेकिन यह भी अमृतकाल है। 13 महीने तक दिल्ली को किसान घेर कर बैठे रहे, यह भी अमृतकाल है। तो जब यही सब अमृतकाल है और इस अमृतकाल के दौर में देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोग यानी लगभग 60% लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद के सहारे अगले 5 सालों तक बस उनकी सांस चलती रहे, इसका इंतजाम करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो जरा प्रधानमंत्री जी को यह भी बताना चाहिए कि आखिर 80 करोड़ लोगों को यानी 60% लोगों को 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा रहने लायक हालत में किसकी खराब आर्थिक नीतियों ने पहुंचा दिया। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कोरोना महामारी के ऊपर सारी जिम्मेवारियों को थोप देने की जो सरकारी पक्ष की कोशिश रही है, जरा कोरोना महामारी और लॉकडाउन यानी 22 मार्च 2020 के पहले के आंकड़ों को देखें तो इस देश में 45 वर्षों में, यह 2019 का आंकड़ा है कि 45 वर्षों में बेरोजगारी दर उच्चतम स्तर पर थी। 1973 से 2019 के बीच सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2018-19 के दौर में थी। फिर कोरोना महामारी 20 में आती है। 7th पे कमीशन में सरकारी कर्मचारियों को क्या मिला, यह किसी सरकारी कर्मचारी से पूछकर देखिए। लेकिन किसको क्या मिला यह पूछकर देखने पर समाज का हर तबका सत्ता से पीड़ित नजर आएगा और इसी पीड़ा को अपनी उपलब्धि के तौर पर 5 किलो राशन वाली उपलब्धि के तौर पर देश के प्रधानमंत्री पेश करते हुए नजर आए और कई चुनावी सभाओं में तो यह भी कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के लोग हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम भी आपके ऊपर किसी को पकड़कर बयान दिलवा देंगे कि पैसे लिए और हम भी मुकदमा करेंगे। और यह बयान प्रधानमंत्री का तब आया जब महादेव ऐप के मामले में ईडी ने पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद महादेव ऐप के मामले में ईडी ने कुछ लोगों से पूछताछ की और उस पूछताछ के बाद दावा किया, ईडी ने प्रेस रिलीज जारी की कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल को दिए गए, छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मुख्यमंत्री को। और प्रधानमंत्री ने जो बात कही कि कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम भी, यानी प्रधानमंत्री के शब्दों में जरा इस शब्दावली पर गौर कीजिए, हम भी, यानी प्रधानमंत्री ने जो हम भी शब्द का इस्तेमाल किया, इस भी के पीछे के महत्व को समझिए कि जब प्रधानमंत्री के शब्दावली में हम भी निकलता है तो इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि मौजूदा दौर में चूंकि सत्ता क्या वाकई वही काम कर रही है जिस वजह से विपक्ष पर आरोप लगाने के लिए भी प्रधानमंत्री को हम भी, यानी कहीं ना कहीं हमने किया है इस वजह से वो हमें कह रहे हैं, ये स्वीकार करने की अप्रत्यक्ष स्वीकारोक्ति की नौबत आ रही है। सत्ता का अमृतकाल है, जनता का अमृतकाल हो या ना हो, लेकिन सत्ता के इस अमृतकाल के दौर में इस देश में आम आदमी की कमाई यदि घटी है, 94 से लेकर 2015 के बीच इस देश के मध्य वर्ग और गरीब तबके की कमाई, काफी बड़े हिस्से की कमाई जो मोटे तौर पर बढ़ती रही थी, 2015 के बाद 2016 के आगे की परिस्थितियों को देखिए तो जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के दौर की परिस्थितियों का आकलन करें तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि आधी से ज्यादा जीएसटी इस देश में गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय तबका देता है। ऊपरी तबका बहुत कम जीएसटी देता है, 10% या उससे भी कम जीएसटी समाज का ऊपरी तबका देता है। अडानी अंबानी जैसे लोग इस देश की जीएसटी में 10% से भी कम का योगदान करते हैं। 90% के करीब जीएसटी इस देश के आम लोग देते हैं और आम लोग जब इतनी जीएसटी दे रहे हैं तो इस दौर में आम लोगों को उस जीएसटी के अनुपात में क्या उसकी आर्थिक सेहत सुधर रही है? और यदि नहीं सुधर रही है तो इतनी बड़ी स्वीकारोक्ति जब देश के प्रधानमंत्री ने अगले 5 सालों के लिए की है कि 5 किलो राशन चलता रहेगा, तो 5 किलो राशन चलता रहेगा या हिंदुत्व की चुनावी मियाद भी चलती रहेगी, ये सवाल उस दौर में महत्वपूर्ण हो गया जिस दौर में सत्ता ने स्वीकारोक्ति
और स्वीकारोक्ति की परिभाषा और उस परिभाषा की के राजनीतिक महत्व को 2014 के चश्मे से 2023 में पढ़ने की कोशिश की। 14 का साल दूसरा था और ये साल दूसरा है, और 14 में जो हुआ 23-14 नहीं है। 2023 की परिस्थितियां 14 से भिन्न है, और नरेंद्र मोदी को कम से कम इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार किया कि उनके शासनकाल में इस देश की 80 करोड़ आबादी यानी लगभग 60% आबादी 5 किलो राशन ना मिले तो वो चलने लायक नहीं है, वो जिंदा रहने की स्थिति में शायद न रहे। और इस स्वीकारोक्ति के बाद आगामी चुनाव का नतीजा जाति जनगणना के शोर के दौर में, ओबीसी के शोर के दौर में, महिलाओं के मुद्दे के उफान पर आने के दौर में, आदिवासी चेतना के दौर में, सामुदायिक चेतना के दौर में, और अल्पसंख्यकों के ऊपर तो भारतीय जनता पार्टी का पहले भी बहुत भरोसा जब रहा नहीं हो, तो सत्ता के खिलाफ समाज के अलग अलग तबके का गठजोड़, और उस गठजोड़ के बीच किसान, पहलवान, नौजवान और ओल्ड पेंशन की मांग करने वाले सरकारी कर्मचारी, ये सारे एक साथ आ रहे हो तो सत्ता और गुजरात लॉबी अहमदाबाद वापसी की फ्लाइट तो आगामी लोकसभा चुनाव में नहीं पकड़ रही है। इस सवाल का जवाब पहली झलक, पहली झांकी 3 दिसंबर को मिलेगी। तो इंतजार कीजिए 3 दिसंबर की तारीख का, क्योंकि जिस चुनाव के लिए जिसका नतीजा 3 दिसंबर को आना है, उसी के लिए हो रहे चुनाव सभाओं में प्रदेश के प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति अपने बयानों में की है। प्रधानमंत्री की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति का क्या अर्थ लोग निकालते हैं, जनता के बीच कैसे भारतीय जनता पार्टी पेश करती है और कैसे जनता उस चीज को समझती है, इसी के ऊपर चुनावी नतीजा निर्भर है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।